नमस्कार दोस्तों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज हम आपको एक ऐसा राज बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो राहुल जी के द्वारा भेजी गई है। क्या आपको भूतों, चुड़ैलों, प्रेतों की कहानियां पढ़ने और सुनने का शौक है? लेकिन क्या हो अगर आपके सामने कभी सच में चुड़ैल आ जाए या कुछ अदृश्य शक्तियों का आभास आपके साथ होने लग जाए, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चलेगा? वहां से भाग निकले या फिर उस चुड़ैल का सामना करें? भूत, प्रेत, काली शक्ति, इन सभी अदृश्य शक्तियों की सीमा का कोई अंत नहीं होता। भले ही यह सारी चीजें हमें डराती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी इस बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक होते हैं। जिंदगी और मौत के बीच की यह दुनिया जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, ये सारी बातें हम सभी को डराने के साथ साथ आकर्षित भी करती हैं। हम में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सभी बातों को सच मानकर इन्हें छेड़ने की कोशिश नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर इनका मजाक और बेवकूफ़ी भरे कारनामे कर देते हैं, जिसके कारण आने वाली जिंदगी में अपने ऊपर तो खतरा लाते ही हैं, लेकिन जो साथ में रहते हैं उनके लिए भी मुसीबत का कारण बन जाते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो दोस्तों, बिना विलंब किए चलिए राहुल जी की वह खौफनाक दास्तान खुद उनके ही जुबानी सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको रात में सोने नहीं देगी। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं अपने परिवार के साथ एक सुखद जिंदगी बिता रहा था, लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसे सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगभग 5 साल पहले की बात है, जब मेरा तबादला जबलपुर हो गया था, जिस वजह से मैं अक्सर बस से ही आया जाया करता, क्योंकि जबलपुर में मात्र 1 घंटा लगता था। उस समय हमारे गांव के आसपास एक अजीब तरह की अफवाह बड़ी तेजी से फैल रही थी। यही कि हमारे इलाके से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा जंगल है और ऐसा कहा जाता है कि वहां एक चुड़ैल का वास है। बहुत से लोग इस बात पर यकीन करते थे, लेकिन मैं उनमें से था जो इन सभी बातों में जरा भी यकीन नहीं करता था। और इसी चीज को जानने के लिए कि वाकई कोई चुड़ैल रहती भी है या नहीं, मैंने तय किया कि एक रात मैं उस जंगल में जाऊंगा। ये सोचते ही एक रोज ऑफिस की छुट्टी के दिन मैं खाना वगैरह खाकर रात के करीब 12 बजे उस जंगल की ओर अपनी बाइक से ही निकल पड़ा। घर वालों को ज्यादा कुछ बताया नहीं था, वरना खामखा चिंता करते। इसलिए अकेले ही अपनी धुन में मस्त होकर हीरो बनकर निकल पड़ा उस जंगल की ओर। रात काफी हो गई थी, लेकिन कुछ दूरी पर मुझे ढेर सारे घर दिखे जिनमें रोशनी जल रही थी और कहीं कहीं लोग भी दिखाई दे रहे थे। इसलिए मन अभी कहीं ना कहीं बिल्कुल नॉर्मल था। डर का एक कतरा भी मेरे इर्द गिर्द नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं उस जंगल के करीब जाता गया, वैसे वैसे घर, लोग और रोशनी तीनों ही कम होते चले गए। अचानक से ऐसा परिवर्तन डर तो पैदा कर रहा था, लेकिन एक चिंगारी बराबर। कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ा सा बोर्ड आया जिस पर यह लिखा हुआ था, आगे का मार्ग संकरा है, कृपया छोटे वाहन से ही गुजरें, सावधानी बढ़ाएं। उस बोर्ड से जंगल लगभग 30 से 35 मीटर की दूरी पर था। एक तो ठंड का समय और चारों तरफ कोहरा उस अंधकार में बहुत ही भयानक लग रहा था, मगर मैं किसी से डरने वाला थोड़ी ही था। इसलिए मैंने अपनी बाइक उस बोर्ड के सामने खड़ी की और पैदल ही उस जंगल की तरफ बढ़ गया। एक बात अच्छी थी कि मैं 2-3 स्वेटर और टोपी पहनकर आया था, इसलिए ठंड का ज्यादा आभास मुझे नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मैं उस सखरे रास्ते से जाने लगा। कोहरा इतना ज्यादा था कि आगे का रास्ता बिल्कुल भी साफ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपनी टॉर्च जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कोहरा ज्यादा होने के कारण मैं चलते चलते सिर्फ अपने ही पैरों को देख पा रहा था। बाकी आगे तक पूरा घनघोर अंधकार और कोहरा ही कोहरा। ठंड इतनी ज्यादा थी कि स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी जमीन को नहीं छू रही थी।
कुछ भी ठीक से देख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मेरा असली मकसद उस चुड़ैल को देखना ही था। इसलिए मैं बिना इधर उधर ध्यान दिए जैसे जैसे रास्ता दिखता चला गया वैसे वैसे आगे बढ़ता गया। अभी मैं थोड़ी ही दूर चला था कि मुझे सामने से साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही मैं जोर से चिल्लाया, कौन है भाई? इतनी रात गए बिना मतलब की साइकिल की घंटी क्यों बजा रहे हो? मेरे बोलते ही वह साइकिल वाला तेज रफ्तार से मेरी ओर आया और मुझसे टकरा गया। अब तो मुझे भयंकर गुस्सा आया और मैं उस आदमी पर बरस पड़ा। भाई, अब साइकिल भी चलाना नहीं आती क्या? कैसे चला रहे हो? पूरा मेरे अंदर ही घुस गए, पूरे कपड़े गंदे कर दिए। इतना बोलकर मैंने उस आदमी को देखा जो थोड़ा जवान ही नजर आ रहा था। करीब 6 फुट लंबा था और मेरी ही तरह स्वेटर और पैंट पहना हुआ था। चेहरा एकदम लंबा और सांवला था। वह मेरी ओर देखते हुए बड़े ही चिढ़े हुए भाव से बोला, घंटी इसलिए ही बजाते हुए आ रहा था क्योंकि इतना कोहरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई सामने ना आ जाए इसलिए बजा रहा था। पर तुम पढ़े लिखे बेवकूफ इंसान क्या ही समझोगे? आजकल के लोगों को इतना कहते हुए वह वहां से जाने लगा, लेकिन मुझे भी पता नहीं क्या सूझा। मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे माफ करना भाई, तुम अच्छे घर के मालूम होते हो। वैसे तुम इस जंगल की तरफ से आ रहे थे, इसलिए एक बात पूछना था। पहले तो वह इंसान मुझे थोड़ी देर के लिए घूरा और फिर बोला, हाँ, जंगल से ही आ रहा था। तो तुम्हें उससे क्या मतलब और क्या पूछना चाहते हो? मेरे पहले उस इंसान पर गुस्सा होने के कारण वह कुछ ज्यादा ही चिढ़ गया था, लेकिन मैं बस जंगल का पहले से ही कुछ रास्ते मालूम करना चाहता था। इसीलिए बेझिझक मैंने उस इंसान से पूछा, भाई गुस्सा क्यों होते हो? दरअसल तुमको वह चुड़ैल वाली अफवाह तो मालूम ही होगी कि इस जंगल में जो करौंदे की झाड़ियां हैं वहां कोई चुड़ैल का वास है, लेकिन मैं इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसलिए आज मैं खुद वहां जाकर देखना चाहता हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो नागफनी की झाड़ियां जंगल में किस तरफ हैं? चुड़ैल का जिक्र होते ही वह इंसान फट से अपनी साइकिल पर बैठा और वहां से चला गया। उसको ऐसे अजीब ढंग से जाता देख मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने यही सोचा, शायद वह इंसान भी चुड़ैल से डरता होगा। हमारे इलाके के लोगों ने ऐसे ही अफवाहें बनाकर जो रखा है। खैर, मैंने उस बात पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। रात गहरा रही थी। मैंने अपने हाथ की घड़ी पर नजर मारी तो करीब 1 बज चुके थे। दूर दूर तक इंसान तो दूर, मुझे कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। अब वह समय आ गया था जब मैं जंगल के अंदर प्रवेश करने वाला था, लेकिन तभी मेरी नजर सामने वाले पेड़ पर गई, जहां एक छोटी सी बिल्ली दुबक कर बैठी हुई थी और दर्द के मारे चिल्ला रही थी। दिखने में एकदम काली थी। उसकी लाल चमकीली आंखें रोशनी पड़ते ही रात के अंधेरे में साफ नजर आ रही थीं। मैं बिना वक्त गवाए उसके पास गया और देखा कि उसके पीछे वाले पैर से खून निकल रहा है। मैंने तुरंत अपने पास से रुमाल निकाला और उसके पैर पर बांध दिया। रुमाल बांधते ही वह बिल्ली वहां से लड़खड़ाती हुई अंधेरे में कहीं गायब हो गई। जंगल में अंधेरा और भी ज्यादा था, लेकिन वहां अब एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। धीरे धीरे टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो रही थी। अब मुझे कैसे भी करके वह करौंदे की झाड़ी ढूंढनी थी। मैं बिना वक्त गवाए टॉर्च की रोशनी में वह झाड़ी ढूंढने लगा। एक तो भयानक काली अंधेरी रात, दूसरा घना कोहरा और तीसरा चारों ओर पसरा घोर सन्नाटा। सब मिलकर वातावरण को हद से ज्यादा रहस्यमय और डरावना बना रहे थे। मैं भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ने लगा। कहने को तो मैं बड़ा हीरो बनकर आया था उस चुड़ैल से मिलने, लेकिन जंगल का वह नजारा देखते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। जिंदगी में लिया मेरा वह कदम एक काली छाप छोड़ गया, जिससे आज तक मैं जूझ रहा हूं। जब मैं धीरे धीरे उस जंगल की गहराइयों में जाता गया, वैसे वैसे डर मेरे दिलो दिमाग पर और भी गहरा हावी होता चला गया। अभी मैं कुछ दूरी पर आया ही था, तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। ऐसा महसूस होते ही मैं तुरंत रुक गया और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां वही बिल्ली थी जिसे अभी कुछ देर पहले मैंने रुमाल बांध कर आया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी
कि अब उसके पैर पर न तो मेरा रुमाल था और न ही कोई जख्म का निशान। मैं यही सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो मैंने उसके पैरों से खून आते देखा था और गहरा जख्म भी तो था। तो अचानक इस बिल्ली का पैर कैसे ठीक हो गया? मेरा रुमाल भी नहीं दिख रहा था। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुली आंखों से बेतुके सपने देख रहा हूं, इसलिए मैंने फट से अपनी दोनों आंखें मली और दोबारा उस बिल्ली की ओर देखा। लेकिन अब वहां बिल्ली नहीं थी, था तो सिर्फ गहरा काला अंधेरा। यह देख अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मुझे भ्रम हुआ है, इसलिए उस बात को नजरअंदाज करके मैं फिर आगे बढ़ गया। कुछ दूर और चलने के बाद मुझे दोबारा किसी के चलने की आवाज आई, तो एक बार फिर मैंने मुड़कर देखा, लेकिन इस बार भी वहां कोई नहीं था। मैं अपने टॉर्च की रोशनी में अपने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब मुझे डर लगने लगा था, लेकिन मैंने खुद को थोड़ा शांत किया और फिर से करौंदे की झाड़ियां ढूंढने लगा। अब उस सन्नाटे में आवाज आ रही थी तो सिर्फ मेरे अपने कदमों की, जो मुझे अब हद से ज्यादा डराने लगी थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी ही कोई मेरे पीछे से आकर मुझ पर वार कर देगा। ये जोखिम तो मैंने उठा लिया था, लेकिन आगे न जाने और कितनी ऐसी चीजों का सामना करना बाकी था। ऐसा कहते हैं ना, किसी चीज से आपको तब तक डर नहीं लगता जब तक कि वह चीज असल में आपके सामने ना आ जाए या कोई ऐसी भूतिया घटना घटित न हो जाए। मैं खड़े होकर अभी यह सब सोच ही रहा था, तभी अचानक मुझे दूर झाड़ियों में से पायल की छमछम की आवाज आई। पायल की आवाज सुनते ही मैं एकदम सकपका गया और यही सोचने लगा कि भला इतनी रात को कौन औरत यहाँ आई होगी। यह सोचते सोचते मैं उस आवाज का पीछा करते करते एक ऐसी जगह पहुंचा जहां लंबी लंबी झाड़ियां थीं। उन झाड़ियों को देख यह समझ पाना मुश्किल था कि किस चीज की है, मगर इतना समझ आ रहा था कि हाँ, ये झाड़ियां ही हैं। मैं वहां झाड़ियों को इधर उधर करके झांकने लगा कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। ऐसा महसूस होते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा, जैसे कोई मुझे अभी ही मारने वाला हो। बहुत देर तक जब वह हाथ मेरे कंधे से नहीं हटा तो मैंने पीछे पलट कर देखा। देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे कंधे पर एक खून से सना हुआ जख्मी अर्ध कटा हुआ हाथ था, जो मेरे पीछे मुड़ते ही नीचे गिर पड़ा। यानी वहां किसी का शरीर मौजूद नहीं था, बल्कि सिर्फ किसी मरे हुए इंसान का वह भयानक हाथ था। ये देखते ही मेरी जोर से चीख निकल गई और मैं वहां से दुम दबाकर भागने लगा। जंगल इतना घना और अंधकार से भरा हुआ था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं भाग किधर रहा हूं। लेकिन मैं फिर भी भागता चला गया और भागते भागते औंधे मुंह जाकर झाड़ियों में गिरा। मेरे गिरते ही एक खूबसूरत सी औरत मेरे पास आई और हाथ बढ़ाते हुए उठाने लगी। खूबसूरती उसके चेहरे पर ऐसे झलक रही थी जिसे देखते ही मैं एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। गोरा रंग, होठों पर लाली, आंखों में सुरमा, बाल घुटने तक और लाल साड़ी में वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसे देखते ही मैं डर, चोट, घबराहट सब कुछ भूल गया। ऐसा लग रहा था मानो मैं उसकी ओर खींचा चला जा रहा हूं। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मेरा मन उसे चूमने को करने लगा, लेकिन पहली मुलाकात में इतना जल्दबाजी करना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने अपने आप को रोका और उससे शर्माते हुए पूछा, जी आप कौन हैं और इतनी रात गए इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? उस औरत का तेज ऐसा था मानो कोई अप्सरा हो। मेरी बातें सुनते ही वह नजरें झुकाते हुए बोली, जी मैं यहीं रहती हूँ। उसका जवाब सुनते ही मैं एकदम हैरान रह गया और सोच में पड़ गया, भला इतनी घनी भूतियां जंगल में इतनी खूबसूरत औरत कहाँ रहती होगी और क्यों? मैं यह सब सोच ही रहा था कि ऐसा लगा मानो उसने मेरा दिमाग पढ़ लिया हो। वह खिलखिलाती हुई बोली, चौंको मत, मुझे अंधेरा और जंगल पसंद है, इसलिए यहीं मैंने अपना घर बना लिया। आप यहाँ क्या करने आए हैं? इतनी विचित्र पसंद सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैंने उससे गंभीर आवाज में पूछा, मैं यहाँ एक चुड़ैल का पता लगाने आया हूँ। हमारे इलाके में लोग ऐसी फालतू बातें कहते हैं कि यहाँ एक चुड़ैल का वास है, मगर इतने घंटों से मेरा कोई चुड़ैल से सामना नहीं हुआ। कहते हैं
वह मर्दों को ही रिझाती है, मगर चुड़ैल कैसे खूबसूरत हो सकती है? वह तो भयानक दिखती होगी ना। अगर यह सच है तो मर्द भला ऐसी गंदी दिखने वाली औरत के पास क्यों जाते हैं? वैसे आप तो यहीं रहती हैं ना, तो क्या आपने कभी किसी चुड़ैल को देखा है? मेरी बात सुनते ही वह औरत एकदम भावशून्य हो गई, लेकिन उसकी खूबसूरती मुझे अपनी तरफ इतना ज्यादा आकर्षित कर चुकी थी कि मैं बस उसे देखता ही रह गया। फिर थोड़ी देर बाद वह अजीब ढंग से बोली, तो तू भी वही करने आया है? तू भी नहीं मानता यहाँ चुड़ैल का वास है? तुझे खूबसूरत औरत चाहिए अपनी इच्छा को मिटाने के लिए। सब मर्द एक जैसे होते हैं। जहां औरत की बात आती है तो कुछ भी बातें बनाकर उसके पास भूखे भेड़िए की तरह दौड़े चले आते हैं। खूबसूरत हो या बदसूरत, मर्द हर औरत की इज्जत उछालना चाहते हैं। उसका अचानक से ऐसा बोलना सुनकर मैं कुछ भी समझ नहीं पाया और हैरानी से उससे पूछा, अरे आप अचानक से ऐसा क्यों कह रही हैं? खूबसूरत औरतें तो होती ही ऐसी हैं कि उनसे पहली नजर में ही प्यार करने को दिल करे। इसमें मर्दों की क्या गलती? और अचानक से आप ये क्या बातें लेकर बैठ गईं? मेरा इतना बोलते ही उस औरत को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि पलक झपकते ही उसका वह खूबसूरत चेहरा और बदन एक भयानक रूप में बदल गया। यह देखते ही मेरे होश उड़ गए। वो औरत अब एक चुड़ैल जैसी दिखने लगी थी। नुकीले नाखून, नुकीले दांत, काला खून से सना हुआ चेहरा, आंखें पूरी सफेद, बाल पूरे सफेद और खुले हुए, और बदन पर सिर्फ एक काला कपड़ा। ऐसा भयानक दृश्य देखकर मेरा रोम रोम सिहर उठा और मैं अपनी जान बचाता हुआ तेजी से भागने लगा। लेकिन कहते हैं ना, एक बार चुड़ैल की नजर लग जाए तो पूरी जिंदगी वह आपको नहीं छोड़ती। वह चुड़ैल मेरा पूरे रास्ते पीछा करती चली गई, कभी दाईं तरफ से तो कभी बाईं तरफ से, कभी आगे दिखती तो कभी पीछे, और तो और कभी कभी मेरे आसपास गोल गोल चक्कर लगाने लगती। मेरी उस वक्त क्या हालत रही होगी ये आप कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैंने साहस करके बस भागना ही ठीक समझा। पैर जवाब दे चुके थे, सांसें फूल रही थीं, लेकिन मैं एक सेकंड भी नहीं रुका। जहां जहां रास्ता दिखाई देता गया मैं बस तेज गति से भागता चला गया। कुछ दूरी पर आने के बाद अचानक वह चुड़ैल कहीं गायब हो गई। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं भी नजर नहीं आई। जब मैंने हाथ की घड़ी में समय देखा तो सुबह के 3 बज चुके थे। मतलब मैं करीब 4 से 5 घंटे से जंगल में ही था। यह सोचकर भी मेरी रूह कांप जा रही थी। मैं इतना ज्यादा थक चुका था कि थोड़ी दूर चलने के बाद मैं वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब सूर्य की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ीं तो मैंने देखा कि मैं उसी पेड़ के नीचे गिरा हुआ हूं जहां कल रात मैंने छोटी सी बिल्ली को रुमाल बांधा था। जंगल को एक बार फिर से देखकर मैं डर के मारे कांपने लगा, लेकिन मुझे एक बात की तसल्ली थी कि मैं उस चुड़ैल के चंगुल से जिंदा लौट कर आ गया था। होश में आने के बाद मैं तुरंत उठा और सामने वहीं सकरी सड़क से गुजरने के बाद अपनी बाइक उठाई और घर आ गया। घर पहुंचते ही मेरे परिवार वालों ने मुझसे बहुत सवाल पूछे, लेकिन मैं किसी से भी बात करने की स्थिति में नहीं था। बिस्तर पर जैसे ही लेटा वैसे ही मुझे तेज बुखार आ गया। वह बुखार करीब 1-1.5 महीने तक रहा, जिसके चलते मैं अस्पताल में भी भर्ती हुआ था, क्योंकि उस बुखार के चलते मेरा शरीर हद से ज्यादा कमजोर हो गया था। ऐसा जैसे बदन में जान और खून ही ना बचा हो। मुझे खून की बहुत ही अधिक कमी हो गई थी, जिसके चलते मुझे खून भी चढ़ाया गया था। बुखार जब ठीक हुआ तब मेरे परिवार ने मेरे अंदर एक नई चीज देखी कि अधिक गुस्सा आने पर मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठता हूं और पागलों की तरह हरकतें करता हूं। यकीन मानिए, उन सारी हरकतों का मुझे मालूम होता है, लेकिन मैं चाहकर भी खुद को गुस्सा करने से रोक नहीं पाता। वैसे तो उस घटना को बीते कई साल हो चुके हैं, पर उस भयानक रात में इतना सब कुछ देखना, उस चुड़ैल से सामना होना, वह सारी चीजें मुझे आज भी डराती हैं। तब से लेकर आज तक मैं रात के समय कभी कहीं नहीं गया, खासकर ऐसी जगह जहां काली शक्तियों से जुड़ी कोई भी कहानी बताई जाती हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिवेश कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं।
आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वह मेरी सच्ची आपबीती है, जिसे याद करके आज भी मैं डर के मारे सिहर जाता हूं। मेरे इस डर के चलते कई बार मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते भी थे, लेकिन मुझे यह बात बताने में कोई शर्म नहीं है कि हाँ, मैं भूत प्रेतों से बहुत ही ज्यादा डरता हूं। मेरे साथ जो घटना घटी वह सिर्फ डराने के लिए काफी नहीं थी। समझ लीजिए, उस दिन के बाद से दोबारा मैं कभी भी रात को घर से बाहर कदम नहीं रखता। पहले जैसा मेरा नेचर था और अब जो है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पहले चाहे कितनी भी रात हो जाती, दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था। किसी को भी मदद की जरूरत पड़ जाती तो मैं दिन रात की परवाह किए बिना ही साइकिल उठाकर उनकी मदद करने निकल पड़ता था। लेकिन अब वैसी परिस्थिति नहीं रही। चाहे जितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, शाम के 6 बजे के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकलता। आप लोगों को शायद मेरे इस डर पर थोड़ी हंसी आ रही होगी, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आपका भी नजरिया मेरे जैसा ही होता। बात कुछ साल पहले की है, शायद 15-16 साल पहले की। तब मैं जवान हुआ करता था। हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई थी और कॉलेज में जाने से पहले काफी दिनों की छुट्टी मिल गई थी। इसके कारण हर दिन मस्ती करना, घूमना फिरना ही दिनचर्या बन गई थी। एक दिन मैं अपने दोस्त राघव के घर गया हुआ था। उसके घर वीसीआर थी और उस दिन उसके घर वाले सभी उसके किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे। इसीलिए पहले से ही प्लान था कि दिन भर फिल्में देखी जाएंगी और रात को मैं वहीं रुक जाऊंगा। प्लान के हिसाब से मैं उसके घर दोपहर को ही चला गया था। राघव का घर हमारे गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर था। उसके घर पहुंचकर हम दोनों ने पूरा दिन फिल्में देखी और कुछ कुछ बना बना कर खाते रहे। शाम होते होते अचानक राघव की तबीयत बिगड़ने लगी। लगातार उल्टी दस्त होने लगे। हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे हर 10 मिनट में बाथरूम जाना पड़ रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक तो उसके घर वाले कोई नहीं थे और अगर उसे कुछ हो जाता तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ जाती। मैंने उसके लिए नींबू पानी और बाकी जितने भी घरेलू नुस्खे आते थे वह सब बना कर दिया, लेकिन फिर भी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। शाम के 7 बज चुके थे और अब एक ही उपाय था, या तो उसके गांव वालों से मदद लूं या फिर शहर जाकर उसके लिए दवाई ले आऊं। आज के ज़माने में गांव के आसपास कई सारे मेडिकल शॉप मिल जाएंगे या छोटे मोटे डॉक्टर भी मिल जाएंगे, लेकिन उस ज़माने में अधिकतर घरेलू नुस्खे ही आजमाए जाते थे। अगर बीमारी गंभीर होती तो ही शहर ले जाया जाता था, और तो और गांव के आसपास कोई मेडिकल शॉप भी नहीं होता था। पहले इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं हुआ करती थीं कि हर काम आसानी से हो जाए। ना ही फोन की सुविधाएं थीं और ना ही आसानी से दवाएं उपलब्ध हो पाती थीं। खैर, मैंने राघव से कहा, भाई तू थोड़ी देर रुक, मैं शहर से दवाई लेकर आता हूं। हालांकि राघव ने मुझे मना किया कि अभी इतनी रात को जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसी समय अपनी साइकिल उठाई और शहर की ओर निकल पड़ा। दवा लेने गांव से निकलते निकलते 8 बज गए थे। एक तो गांव की कच्ची सड़क और ऊपर से रास्तों में कहीं भी कोई लाइट नहीं थी। साइकिल चलाने में भी काफी मुश्किल हो रही थी। हालांकि थोड़ी दूर बाद कच्ची सड़क खत्म हो गई थी। अब शहर का रास्ता पक्का था तो कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई पहुंचने में। जल्दी से मैंने एक मेडिकल शॉप ढूंढकर दवा ली और एक किराने की दुकान से कुछ बिस्किट्स लेकर वापस गांव की तरफ जाने लगा। अब रात के 9 बज चुके थे। पक्की सड़क पार करते करते अब अंधेरा और ज्यादा पसर चुका था। जब तक मैं गांव की कच्ची सड़क पर पहुंचा तब तक तो इतना ज्यादा अंधेरा हो गया था कि साइकिल से कई बार गिरते गिरते बचा। और तो और अगल बगल ढेर सारी घनी घनी झाड़ियां, ऊंचे ऊंचे पेड़ और कहीं कहीं से किसी न किसी पक्षी या जानवर की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिसके कारण बहुत डर लग रहा था। पहले मुझे नहीं पता था कि उस दिन अमावस की रात थी, वरना मैं अमन के घर से टॉर्च लेकर ही निकलता। मैं डर डर के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक पता नहीं कोई जानवर ठीक मेरे साइकिल के सामने से अजीब तरह से चिल्लाते हुए दूसरी तरफ निकल गया। मुझे लगा शायद वह सियार था। अब तो मन में और ज्यादा डर बैठने लगा था।
हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अगर सियार रास्ता काट दे तो कोई ना कोई दुर्घटना होती ही है। एक तो रात का समय, ऊपर से अकेला उस वीराने में, और यह अपशकुन की बातें दिमाग में आते ही मैं कांपने लगा था। जाहिर सी बात है, कोई कितना भी बहादुर क्यों ना हो, ऐसी स्थिति में डर उसके अंदर हावी हो ही जाता है। हालांकि रात बिरात मैं पहले भी निकल चुका था, लेकिन इतने खूब अंधेरे का सामना आज जीवन में पहली बार कर रहा था। खैर, जैसे तैसे हिम्मत करके मैं आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ दूर आगे जाकर मैं एक बड़े से पेड़ के नीचे से गुजर ही रहा था कि तभी पेड़ से एक डाली ठीक मेरे साइकिल के सामने आ गिरी और मैं हड़बड़ाकर साइकिल को संभाल नहीं पाया। साइकिल समेत मैं पल भर में ही जमीन पर जा गिरा। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि साइकिल संभाल ही नहीं पाया। फिर जैसे तैसे करके साइकिल उठाई और आगे बढ़ा चला। मुझे उस वक्त लगा कि यही अपशकुन होने वाला था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। मुझे क्या पता था कि जो भी मेरे साथ हो रहा था वह सब अभी खेल का शुरुआत ही था। अब गांव लगभग 4 से 5 किलोमीटर ही रह गया होगा। मैंने सोचा, चलो बस थोड़ी देर की ही बात है। मैं बस जल्दी जल्दी बढ़ता ही जा रहा था। एक तो अकेला था, ऊपर से अमावस की अंधेरी रात। बार बार मेरे मन में चिंता भी सताए जा रही थी, इसलिए मैं तेज गति से साइकिल को बढ़ाए जा रहा था। रात के सन्नाटे में दूर दूर से आ रही कुत्तों के भौंकने और सियारों के रोने की आवाजें मन को बहुत ही ज्यादा विचलित कर रही थीं। मेरे मन में बस यही था कि जैसे भी करके जितनी जल्दी हो सके राघव के गांव पहुंच जाऊं। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर मुझे दूर से कुछ पायल जैसी छम छम की आवाज सुनाई दी। अंधेरे में कुछ ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं उस आवाज की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। जब पास पहुंचा तो मैंने देखा कि एक लड़की घाघरा और ओढ़नी में थी और उसने अपने हाथों में एक घड़ा ले रखा था। मुझसे कुछ दूर आगे बढ़ी जा रही थी। उसे देख मुझे लगा शायद गांव की ही कोई लड़की है जो पानी भरने आई होगी। किसी और इंसान को देख मन में कुछ राहत और साहस मिला। मैंने साइकिल की रफ्तार बढ़ाकर उसके पास पहुंचा और उससे पूछा, आप कहाँ जा रही हो? जैसे ही वह मेरी तरफ मुड़ी, उसे देखकर मैं बस देखता ही रह गया। इतनी सुंदर लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। माथे पे बिंदी और खुले बाल, एकदम गुलाबी चेहरा और आंखों में गहरी काजल। आंखें भी इतनी बड़ी बड़ी थीं कि चेहरे की लाली को देखकर कोई भी इंसान सम्मोहित हो जाए। मुझे इस तरह घूरता हुआ देख वह लड़की थोड़ा हंसते हुए बोली, बस बस, और कितना घूरोगे? मैं बगल वाले गांव में ही रहती हूं। उस लड़की के ऐसे बोलने से मैं थोड़ा झेप सा गया और अपने आप को संभालते हुए बोला, आप बता सकती हो कि गांव कितना दूर रह गया है? मेरी बात सुनकर वह थोड़ी नटखट अंदाज में बोली, बस 1-2 कोस ही होगा। मैं भी वहीं जा रही हूं। मैं गांव के बाहर वाले तालाब के पास में ही रहती हूं। लेकिन आप तो शायद गांव के अंदर जाओगे? मैंने कहा, हाँ, गांव में ही एक दोस्त का घर है। मैं अभी शहर से आ रहा हूं। चलो, मैं भी आपके साथ पैदल ही चलता हूं। अच्छा हुआ आप मिल गई। बहुत डर लग रहा था मुझे। मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से ठाका मार के हंस पड़ी और मेरी तरफ देखते हुए बोली, लड़के होकर डरते हो? आप देखो, मैं लड़की होकर अकेले ही जा रही हूं। सच बताऊं, एक पल के लिए मेरा सारा डर खत्म हो गया था। मैं मन ही मन बहुत खुश था कि चलो, शायद अब मेरी कुछ बात बन जाएगी इस लड़की के साथ। मन में रंगीन ख्वाब सजाए हुए मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? वह उसी तरह हंसते हुए नटखट अंदाज में बोली, नाम में क्या रखा है? मैं अभी आपके साथ हूं, इतना काफी नहीं है? उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं और रंगीन मिजाज का होता जा रहा था। कुछ दूर ऐसे ही बात करते रहे। उस लड़की से बात करते हुए मेरा मन ऐसा कर रहा था कि काश यह रात खत्म ही ना हो। जो इंसान पहले इस खौफनाक भरी अंधेरी रात से इतना ज्यादा डर रहा था, उसे अब किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। खैर, बातों ही बातों में रास्ता पार हो गया। हम दोनों गांव के काफी करीब आ गए थे। मैं बस रुककर उसकी तरफ एक तक देखता रहा। वह मुझे फिर से बोली, चलिए अब घूरना बंद कीजिए। आपके दोस्त को दवाई की सख्त जरूरत है। मैं भी जा रही हूं। मैं उसे रोकना चाह रहा था, लेकिन रोक नहीं पाया। जब वह थोड़ी दूर चली गई तो जोर से चिल्लाकर पूछा,
अपना नाम तो कम से कम बताते जाइए। वह उसी अंदाज में हंसती हुई बोली, रागिनी। और फिर वह पायल की छम छम की आवाज अंधेरे में धीरे धीरे खोती चली गई। उसके जाने के बाद मैं कुछ देर तक वहीं पर खड़ा रहा। पता नहीं उस लड़की में ऐसा क्या था जिसके चलते मैं जिस काम के लिए आया था वह भी भूल गया। थोड़ी देर वहीं पर खड़ा रहा तो सामने से 2-3 कुत्तों की भौंकने की आवाज से मेरी तंद्रा भंग हुई और मैं अपने आप पर हंसते हुए राघव के घर की तरफ बढ़ गया। राघव का ख्याल आते ही मेरे मन में एक अजीब हलचल हुई। मैंने उस लड़की को अपने दोस्त का नाम और दवाई के बारे में बताया ही नहीं था, तो फिर उसे कैसे पता चला कि मैं किस काम से आया हूं। दिमाग पर काफी जोर दिया, लेकिन मुझे यह बात याद ही नहीं आ रही थी कि मैंने उससे ये बात कही होगी। खैर, मैंने उस वक्त यही सोचा कि हो सकता है बातों ही बातों में मैंने उसे बता दिया होगा। यही सब सोचते सोचते मैं राघव के घर पहुंच गया। अंदर से दरवाजा बंद था। मैं बाहर से ही राघव को आवाज लगाने लगा। वह कराहते हुए दरवाजा खोलता है। उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। मैंने उसे तुरंत दवाई दी और खाने के लिए जो बिस्किट लाया था उसे दे दिया। दवा का असर काफी अच्छा रहा और लगभग आधे घंटे में ही उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। रात के 11 बज चुके थे, इसलिए मैंने उससे कहा, भाई चल अब थोड़ी देर आराम कर ले, सुबह तक तू एकदम ठीक हो जाएगा। मैं सब्जी चावल तब तक बना देता हूं, तू मुझे बस सारा सामान दिखा दे। राघव मेरी बात मानकर किचन का सारा सामान दिखा दिया और आराम करने चला गया। इधर मैं खाना बनाने की तैयारी में जुट गया। खाना बनाते हुए भी बार बार मुझे उसी लड़की की ही याद आ रही थी। इतनी बेचैनी मुझे आज तक किसी और लड़की के लिए नहीं हुई थी। मैंने सोच लिया था जैसे ही सुबह होगी मैं उससे मिलने जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। उसके बारे में सोचते सोचते ही मैंने खाना बना दिया और राघव को जगाया। हम दोनों बैठकर एक साथ खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त भी मुझे उसी की याद आ रही थी, जिसके चलते मैं राघव की बात भी नहीं सुन रहा था। बीच बीच में मेरे चेहरे पर मुस्कान भी आ जा रही थी। राघव यह सब चीजें काफी देर से नोटिस कर रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो मुझसे पूछा, क्या बात है भाई, चेहरे पे इतनी मुस्कान क्यों है? ऐसे कौन से ख्यालों में खोए हुए हो जो तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे? मैं मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं भाई, बस। मुझे इस तरह देख राघव मुझे छेड़ते हुए बोला, अरे बोल ना, कोई लड़की है क्या? तेरे गांव की है? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं रे भाई, तेरे गांव की है। जब मैं शहर से आ रहा था तो रास्ते में जो कच्ची सड़क है ना, वहीं पर मिली थी। क्या लड़की थी यार, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि उससे मुलाकात होगी। मेरी बात सुनकर राघव एक ही पल में गंभीर हो गया और मुझसे डरते हुए पूछा, भाई उस लड़की से तुम बात किए थे क्या? मैं अपने धुन में ही मस्त होकर बोला, अरे बात? पूरी रास्ते में उसे एकदम करीब से देखता रहा और बात करता रहा। राघव एक बार फिर मुझसे घबराते हुए पूछता है, उसने अपना नाम बताया क्या? मैं भरते हुए बोला, रागिनी। जाते जाते यही नाम बताया था। उसने जैसे ही रागिनी का नाम सुना, वह अपनी जगह पर चौंक के खड़ा हो गया। उसके पैर थरथराने लगे। पहले तो मुझे लगा कि शायद फिर से उसकी तबीयत खराब होने लगी है, लेकिन उसने जो बताया वह यकीन करना मेरे बस की बात नहीं थी। राघव डरते हुए एकदम धीमी आवाज में बोला, बहुत बचे भाई, वो कोई लड़की नहीं थी, चुड़ैल थी। आज से 15 साल पहले रागिनी का बलात्कार गांव के ही कुछ लड़कों ने किया था और वे गांव छोड़कर फरार हो गए थे। समाज की बदनामी और लोगों के तानों ने उसे अपने आप को मारने के लिए मजबूर कर दिया था। गांव के बाहर तालाब के पास में ही उसने कूदकर अपनी जान दे दी थी। रागिनी बहुत ही खूबसूरत थी, जिसके चलते कई लड़के उसके साथ संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन उसके साथ जो गलत हुआ वह खुद को मारने के बाद भी भूल नहीं पाई। कई बार वह अक्सर लोगों को ऐसे ही दिखती है, वह भी अमावस की रात को। जो भी उस पर बुरी नजर डालता है वह उसको नहीं छोड़ती। या तो तुम्हारा भाग्य सही था या तुम्हारे अंदर उसे कुछ अलग ही नजर आया होगा, जिसके चलते उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। राघव की बात सुनकर मेरा पूरा बदन एक ही पल में ठंडा पड़ गया। मैं एक ही जगह बेसुध होकर खड़ा रहा। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था।
ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे सिर पर हथौड़े से कस कर मारा हो। कुछ देर तक तो मैं यूं ही सोचता रहा कि तभी राघव के झकझोरने से मुझे होश आया। मैं उस वक्त इतना ज्यादा डर रहा था कि क्या हो रहा था यह मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। अजीब दुविधा थी। पल भर की खुशी खत्म होने का गम था या किसी चुड़ैल के साथ पूरे रास्ते भर बात करने और समय बिताने का डर था। खैर, मुझसे अब खाना खाया नहीं गया और मैं राघव के साथ सोने चला गया। लेकिन अब मेरी नींद और चैन दोनों उड़ चुके थे। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। जैसे तैसे करके शायद सुबह के 4 बजे के आसपास नींद लगी होगी। सुबह राघव के घर वाले आ चुके थे और उनकी आवाज से मेरी नींद खुली। जागकर मैं फ्रेश हुआ और राघव से बोला, भाई मैं चलता हूं घर। लेकिन शायद राघव मेरे अंदर चल रहे सवालों और भावनाओं को अच्छी तरह से समझ रहा था। वह मुझे समझाते हुए बोला, भाई भगवान का शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। अब मत सोच कुछ भी। अगर उसे गलत करना होता तो कल रात को ही वह तुम्हारे साथ कर लेती। हालांकि राघव की बातों ने मुझे थोड़ा साहस दिया था, लेकिन पूरी तरह से डर अभी खत्म नहीं हुआ था। सबसे विदा लेकर मैंने अपनी साइकिल उठाई और वापस अपने गांव के लिए निकल गया। निकलते समय मैं उसी जगह पहुंचा जहां वो लड़की गायब हो गई थी। एक पल के लिए फिर से मेरे अंदर से सारी हिम्मत गायब हो चुकी थी। मेरे पैर थरथराने लगे थे, लेकिन दिन का समय था और गांव के कुछ लोग भी खेतों के आसपास काम कर रहे थे, जिसके कारण ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं पूरी ताकत लगाकर साइकिल को फुल स्पीड में वहां से भगाकर अपने घर की तरफ निकल गया। उस दिन के बाद से मैंने यह सोच लिया था कि जिंदगी में दोबारा कभी भी रात के समय कुछ भी हो जाए गांव के बाहर नहीं निकलूंगा और ना ही कभी किसी अनजान लोगों के साथ बातचीत बढ़ाऊंगा, नजदीकियां बढ़ाऊंगा। शायद मेरे अच्छे कर्मों की वजह से मैं उस दिन बच गया था, वरना मेरे साथ क्या होता यह सोचकर ही मेरी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।